आज की स्टोरी जापान की सबसे डिस्टर्बिंग हॉन्टेड डॉल मूवीज में से एक है, जिसका एंडिंग आपको लास्ट सेकंड तक शॉक करेगा। तो दोस्तों, अगर मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम स्टार्ट करते हैं। जापान के शान शहर में रहते हैं यूशी और उसके हस्बैंड सुजुकी। दोनों की एक छोटी सी प्यारी बेटी होती है जिसका नाम होता है मी। एक दिन मी अपने कुछ स्कूल फ्रेंड्स के साथ घर में हाइड एंड सीक खेल रही होती है। यूसी उन सबको देखकर मुस्कुराती है। वो किचन में जाकर एक काम करती है, घर में रखी सारे तेज चाकू और डेंजरस चीजें ऊपर शेल्फ में रख देती है। उसे लगता है बच्चे खेलते वक्त कहीं खुद को चोट न लगा लें। उसके बाद वो कहती है, मैं तुम सबके लिए स्नैक्स लेकर आती हूँ, और मार्केट चली जाती है। उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ कुछ मिनट बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। यूसी के जाते ही सारे बच्चे हाइड एंड सीक शुरू कर देते हैं। एक एक करके सब अपनी जगह ढूंढ लेते हैं। बस मी को अच्छी हाइडिंग प्लेस नहीं मिलती। वो घर के अलग अलग रूम्स में देखने लगती है और फिर वो अचानक सबकी नजरों से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद गेम खत्म हो जाता है। सब बच्चे बाहर आ जाते हैं, लेकिन मी कहीं भी नजर नहीं आती। पहले सबको लगता है वो मजाक कर रही होगी, लेकिन 10 मिनट और 20 मिनट बीत जाते हैं, फिर आधा घंटा बीत जाता है। मी का कोई पता नहीं चलता। इसी बीच यूसी स्नैक लेकर घर लौट आती है और देखते ही देखते पूरा माहौल बदल जाता है। सारे पेरेंट्स घर के बाहर खड़े होते हैं। हर कोई मी को ढूंढ रहा होता है। यूसी घबरा जाती है और तुरंत पुलिस को कॉल कर देती है। कुछ देर बाद सुजुकी भी ऑफिस से सीधा घर पहुंचता है। उसका दिल अंदर से टूट चुका था, लेकिन अगर वो भी टूट जाता तो यूशी को कौन संभालता। इसलिए वो खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो यूशी के लिए चाय लेकर आता है, लेकिन यूशी के हाथ इतने कांप रहे थे कि चाय का कप उसके हाथ से गिर जाता है। वो जल्दी से टेबल का कपड़ा उठाती है और उसे धोने के लिए वॉशिंग मशीन के पास चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो वॉशिंग मशीन का ढक्कन खोलती है, उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठती है। मूवी का सबसे हर्टिंग सीन यही था दोस्तों। वॉशिंग मशीन के अंदर मी थी। हाइड एंड सीक खेलते वक्त उसने वॉशिंग मशीन के अंदर छुपने की कोशिश की थी, लेकिन ढक्कन लॉक हो गया था और वो बाहर नहीं निकल पाई थी। बंद मशीन के अंदर सांस ना ले पाने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। ये सीन सिर्फ यूशी को ही नहीं, ऑडियंस को भी अंदर तक हिला देता है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द शायद ही कुछ और हो। अब यूशी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। उसकी सिर्फ बॉडी जिंदा थी और जो अंदर से उसकी रूह टूट चुकी थी। उस हादसे के बाद यूशी बिल्कुल बदल जाती है। ना वो किसी से बात करती है, ना घर से बाहर निकलती है। हर वक्त मी की यादों में खोई रहती है। सुजुकी उसे डॉक्टर्स के पास लेकर जाता है। मेडिसिन, थेरेपी, हर चीज ट्राई की जाती है, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट उसके दिल का दर्द कम नहीं कर पाता। सुजुकी बस इतना चाहता था कि उसकी वाइफ फिर से नॉर्मल जिंदगी जी सके। एक दिन मी की ग्रैंड मदर उनके घर आती हैं। वो यूशी को एक स्पिरिचुअल टेम्पल का पैम्पलेट देती हैं। वहाँ लोग अपनी पुरानी डॉल्स रिचुअल के साथ जलाकर अपना इमोशनल पेन छोड़ने की कोशिश करते हैं। यूशी सोच में पड़ जाती है, क्या वाकई ये रिचुअल उसका दर्द कम कर सकता है। वो बालकनी में खड़ी इसी बारे में सोच रही होती है, तभी एक तेज हवा का झोंका आता है। पैम्पलेट उसके हाथ से उड़कर नीचे मार्केट में चला जाता है। यूसी उसके पीछे भागती है, लेकिन उस मार्केट में उसकी नजर किसी और चीज पर पड़ जाती है। एक छोटी सी एंटीक शॉप के अंदर एक लाइफ साइज डॉल रखी होती है। उस डॉल का चेहरा इतना रियल था जैसे वो किसी इंसान को देख रही हो। यूसी उस डॉल के सामने रुक जाती है। पता नहीं क्यों उसे लगता है जैसे वो डॉल उसे देख रही है। बिना ज्यादा सोचे वो उस डॉल को खरीद लेती है। उसने उस डॉल का नाम रखा एया। उस वक्त यूशी को लग रहा था कि शायद इस डॉल के साथ रहकर वो अपना दर्द भूल पाएगी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने अपने घर में एक डॉल नहीं बल्कि एक सांप को जगह दी है। एया धीरे धीरे मी बन रही थी। अगली सुबह जब सुजुकी ऑफिस से घर लौटता है तो उसकी नजर सीधा एया पर जाकर रुक जाती है। कल तक वो सिर्फ एक एंटिक डॉल थी, लेकिन आज उसके बाल कट चुके थे, नए कपड़े पहना दिए गए थे और उसका चेहरा बिल्कुल मी जैसा लग रहा था। ये सब यूशी ने किया था। उसने एया को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह तैयार कर दिया था। सुजुकी एक पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन फिर खुद को समझा लेता है, अगर इस डॉल की वजह से यूशी दोबारा मुस्कुरा रही है तो शायद ये बुरा नहीं है। कुछ दिन बाद उसको डॉक्टर के पास जाना होता है और इस बार वो एया को भी अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाती है। सुजुकी को थोड़ी शर्म महसूस होती है। उसे लगता है लोग यूशी को मेंटली अनस्टेबल समझेंगे, लेकिन डॉक्टर बिल्कुल अलग बात कहती है। वो बताती है कभी कभी किसी अपने को खोने के बाद ऐसी डॉल या ऑब्जेक्ट इमोशनल थेरेपी का हिस्सा बन जाता है। ये टेम्परेरी सपोर्ट देता है जब तक इंसान धीरे धीरे अपने दर्द से बाहर ना आ जाए। डॉक्टर की बात सुनकर सुजुकी चैन की सांस ले लेता है। उसे लगता है शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। खुशियाँ वापस लौट आई थी, या सिर्फ ऐसा लग रहा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। यूशी फिर से घर से बाहर निकलना शुरू करती है। कभी एया को लेकर पार्क जाती है, कभी उसके लिए नए कपड़े खरीदती है, कभी फैमिली पिकनिक पर भी एया उनके साथ होती है। सुजुकी भी अब इस सब का हिस्सा बन चुका था। उसे लग रहा था यूशी फाइनली अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है, लेकिन असली हॉरर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। एक दिन यूशी अचानक हॉस्पिटल पहुंचती है। सुजुकी सोचता है शायद डॉक्टर से मिलने आई होगी, लेकिन यूशी के चेहरे पर इस बार उदासी नहीं, खुशी थी। वो धीरे से कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये खबर सुनकर सुजुकी
यूशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कई सालों बाद इस घर में दोबारा खुशी आने वाली थी। महीने बीत जाते हैं और यूशी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। दोनों उसका नाम भी मी ही रखते हैं। नई मी के आने के बाद यूशी का पूरा ध्यान उस पर चला जाता है। एया अब घर के कोने में रखी रहती है, जैसे उसकी जरूरत ही खत्म हो गई हो। लेकिन कुछ चीजें कभी भूलती नहीं और कुछ शैतानी शक्ति कभी छोड़कर नहीं जाती। एक रात छोटी मी बहुत जोर जोर से रो रही होती है। यूशी उसे कितना भी चुप कराए वो शांत नहीं होती। तभी उसकी नजर एया पर पड़ती है। वो सोचती है शायद डॉल पास रखने से बच्ची डिस्ट्रैक्ट हो जाए। वो एया को बेबी के पास सुलाकर बाहर चली जाती है। कुछ ही मिनट बाद बच्ची के जोर जोर से रोने की आवाज आती है। यूशी भागकर रूम में जाती है और जो वो देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। एया के लंबे बाल मी के चारों तरफ लपेट चुके थे। यूशी तुरंत बच्ची को उठाती है। खुशकिस्मती से वो ठीक थी, लेकिन उस दिन के बाद यूशी ने पहली बार एया को डर की नजर से देखा। उस रात सुजुकी एया का पुराना बॉक्स देख रहा होता है। बॉक्स पर कुछ जापानीज लिखा हुआ था। वो समझ नहीं पाता। उसे लगता है शायद ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसलिए वो एया को उसके बॉक्स में रखकर स्टोर रूम में बंद कर देता है। उसके हिसाब से अब सब ठीक हो चुका था, लेकिन कुछ दरवाजे बंद करने से उनके अंदर का अंधेरा खत्म नहीं होता। 5 साल बाद छोटी मी अब स्कूल जाने लगी थी। एक दिन वो अपने ग्लास मार्बल से खेल रही होती है। खेलते खेलते एक मार्बल स्टोर रूम के अंदर चला जाता है। मी उसके पीछे अंदर जाती है। कुछ मिनट बाद जब वो बाहर आती है, उसके हाथ में एया होती है और वो खुशी से कहती है, मम्मा क्या ये डॉल अब मेरी हो सकती है? यूसी पहले तो मुस्कुराती है, लेकिन जैसे ही वो एया को देखती है उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। एया के बाल और उसके नाखून फिर से बढ़ चुके थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 5 साल पहले थे। रात को यूशी ये बात सुजुकी को बताती है। सुजुकी ध्यान से डॉल को देखता है और कहता है, पुरानी जापानीज डॉल्स में कभी कभी असली बाल, असली नाखून यूज किए जाते थे। उसके हिसाब से ह्यूमिडिटी और टाइम की वजह से ऐसा लग सकता है कि वो बढ़ गए हैं। यूशी भी उसकी बात मान लेती है, लेकिन अचानक अपने रूम से निकलकर यूशी के पास आ जाती है। यूशी प्यार से पूछती है, क्या हुआ बेटा? मी धीरे से कहती है, यह मुझे मार रही है और कह रही है कि मम्मा का सारा प्यार सिर्फ तुम्हें नहीं मिल सकता। यूशी हल्के से मुस्कुरा देती है। उसे लगता है बच्ची ने कोई बुरा सपना देखा होगा। वो एया को उठाकर कपबोर्ड के ऊपर रख देती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एया ने सिर्फ बात करना ही नहीं बल्कि अपना असली गेम शुरू कर दिया था। अगली दोपहर स्कूल से वापस आने के बाद मी अपनी एक फ्रेंड को घर लेकर आती है। दोनों अपने रूम में खेलने लगते हैं। यूशी किचन में स्नैक्स बना रही होती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही मिनट बाद एक तेज चीख पूरे घर में गूंज उठती है। यूशी भागकर रूम में पहुंचती है। मी की फ्रेंड रो रही होती है। उसके हाथ पर किसी के दांतों के गहरे निशान बने हुए थे। यूशी तुरंत मी से पूछती है, ये किसने किया? लेकिन मी रोते हुए सिर्फ एक ही बात कहती है, मैंने नहीं, एया ने काटा है। यूशी को लगता है बच्ची डांट से बचने के लिए डॉल का नाम लगा रही है, लेकिन मी के चेहरे पर जो डर था वो झूठा नहीं लग रहा था। अगले दिन यूशी स्कूल जाती है। उसे लगता है शायद कोई मी को स्कूल में डरा रहा हो, लेकिन क्लास टीचर कुछ और ही दिखाती है। वो कुछ ड्राइंग्स निकालती है जो मी ने बनाई थी। उन ड्राइंग्स में अजीब चेहरे, कब्रिस्तान, एक छोटी लड़की और एक डॉल बार बार नजर आ रही थी। टीचर कहती है, मी अक्सर इन्हीं ड्राइंग्स को बनाती रहती है और हर बार कहती है कि उसे एया ने ऐसा बनाने को कहा है। यूशी ड्राइंग को देखकर चुप हो जाती है। उसके दिल में पहली बार शक पैदा होता है, कहीं मी सच तो नहीं बोल रही। उस रात मी फिर से डर कर यूशी के रूम में आ जाती है। यूशी उसे अपने पास चला लेती है। रात के बीच यूशी की आँख खुलती है। उसे लगता है मी उसके पास ही सो रही है, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस होता है। अपने पास वाला लैंप जलाती है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। उसके पास मी नहीं, एया लेटी हुई होती है। उसका चेहरा बिल्कुल सीधा यूशी की तरफ था, जैसे वो मुस्कुरा रही हो। यूशी डर के मारे जोर से पीछे हट जाती है। आंखें झपकते ही एया वापस अपनी जगह पर होती है। सुबह तक यूशी सो नहीं पाती। सुजुकी को अभी भी यकीन नहीं था। सुबह यूशी पूरी बात सुजुकी को बताती है, लेकिन सुजुकी मानता नहीं है। वो कहता है, हो सकता है मी डॉल को लेकर रूम में आई हो और तुम्हें लगा हो कि वो वहीं सो रही है। उसके हिसाब से यूशी का पुराना ट्रॉमा दोबारा ट्रिगर हो रहा था। यूशी चुप हो जाती है, लेकिन उसके अंदर का डर अब और बढ़ चुका था। जब सुजुकी ऑफिस और मी स्कूल चली जाती है, यूशी एक फैसला लेती है। वो एया को एक बड़े प्लास्टिक बैग में डालती है और सीधा बिल्डिंग के बाहर कूड़े में फेंकाती है। वो सोचती है आज सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद डोरबेल बजती है। यूशी डरते हुए दरवाजा खोलती है। बाहर वही गार्बेज वर्कर्स खड़े थे। उनके हाथ में एया थी। वो कहते हैं, मैडम इतनी बड़ी चीज यहाँ नहीं फेंकी जा सकती। यूशी की सांसें तेज हो जाती हैं। इस बार वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि डॉल को अपनी ट्रक में ही लेकर चले जाएं। गार्बेज ट्रक एया को लेकर निकल पड़ता है। यूशी को लगता है अब सब खत्म, लेकिन कुछ ही दूर जाकर ट्रक का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की खबर सुनकर
सुनकर योशी भी वहाँ पहुँचती है, लेकिन उसके पहुँचने से पहले मी भी स्कूल से लौटकर वहीं आ चुकी होती है और उसके हाथ में फिर से एया होती है, इसे डॉल ने खुद उसे बुला लिया हो। योशी समझ ही नहीं पाती ये सब कैसे हो रहा है। उस रात योशी और सुजुकी मी के रूम का सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। वीडियो में मी अपनी डॉल के सामने बैठी होती है और किसी से बात कर रही होती है। पहले तो सुजुकी को लगता है मी खुद ही प्रिटेंड कर रही होगी, लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ाया जाता है तो एक और बच्ची की आवाज सुनाई देती है। रूम में मी के अलावा और कोई नहीं होता, फिर भी 2 अलग आवाज रिकॉर्ड हुई थी। सुजुकी के चेहरे का रंग उठ जाता है। अगले दिन सुजुकी योशी को डॉक्टर के पास ले जाता है। उसे लगता है योशी को फिर से ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन वही डॉक्टर्स छोटी मी का भी रूटीन चेकअप करते हैं और एक ऐसी बात सामने आती है जिसने सुजुकी को हिला दिया। मी की पीठ पर लंबे नाखूनों के गहरे निशान बने हुए थे। डॉक्टर पूछता है ये किसने किया? मी धीरे से कहती है मैं नहीं बताऊंगी, वरना वो मुझे फिर से मारेगी। सुजुकी का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है शायद योशी ने ही अनजाने में ये सब किया है, इसलिए वो योशी को कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट करने का फैसला करता है। लेकिन योशी सिर्फ एक शर्त रखती है, एया को मी से हमेशा के लिए दूर कर दो। सुजुकी इस बार उसकी बात मान लेता है और यही फैसला करता है। योशी की बात मानकर सुजुकी एक स्पिरिचुअल टेंपल से कांटेक्ट करता है। टेंपल के मॉन्क्स उसे कहते हैं डॉल को उसके ओरिजिनल वुडन बॉक्स के अंदर ही रखना और कल सुबह टेंपल ले आना। सुजुकी को लगता है बस एक रिचुअल के बाद सब खत्म हो जाएगा। अगले दिन वो एया को टेंपल लेकर पहुंचता है। वहाँ बहुत से लोग अपनी पुरानी डॉल्स जलाने आए होते हैं। मॉन्क्स मंत्र पढ़ते हैं और एया को भी आग के हवाले कर दिया जाता है। सुजुकी अपनी आंखों से डॉल को जलते हुए देखता है। उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर जाता है। उसे लगता है अब उसकी फैमिली सेफ है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसने जो देखा वो पूरा सच नहीं था। एया कभी जली ही नहीं। टेंपल का एक लालची वर्कर रिचुअल शुरू होने से पहले ही एया को चुरा लेता है। उसकी जगह एक दूसरी पुरानी डॉल रख देता है। एया को वो एक एंटिक डीलर को बेचने की कोशिश करता है। उसे लगता है ये रेयर डॉल लाखों की होगी, लेकिन जैसे ही वो डील करने लगता है उसके गले में कुछ अटकने लगता है। वो जोर जोर से खांसने लगता है और उसके मुंह से लंबे काले बाल निकलने लगते हैं। अगले ही पल वो सीढ़ियों से गिर पड़ता है। उसे गिरते ही एया का बॉक्स टूट जाता है और डॉल आजाद हो जाती है। इंजर्ड आदमी को वही हॉस्पिटल लाया जाता है जहाँ सुजुकी काम करता है। टेंपल का हेड मॉन्क भी एया को लेकर वहाँ पहुँचता है। सुजुकी उसे देखकर शॉक हो जाता है। ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो इसे जलते हुए देखा था। तब मॉन्क पूरी सच्चाई बताता है। एया कभी जला ही नहीं गई थी, उसे चुरा लिया गया था और अब ये मामला सिर्फ किसी हॉन्टेड डॉल का नहीं रहा। इसके पीछे कई सालों पुराना एक श्राप था। मॉन्क सुजुकी को एक इंसान का नंबर देता है। उसका नाम था केंडा। केंडा के आने से पहले सुजुकी एक और टेस्ट करवाता है। हॉस्पिटल के सिटी स्कैनर में एया को स्कैन किया जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर रिपोर्ट आती है और सुजुकी की सांसें रुक जाती हैं। डॉल के अंदर एक छोटे इंसान का पूरा स्केलेटन था, रीढ़ की हड्डी, हाथ, सब कुछ। अब पुलिस भी केस में आ जाती है। सबको लगता है ये किसी मर्डर का एविडेंस है, लेकिन केंडा एक ही बात कहता है, ये सिर्फ क्राइम नहीं, एक कर्ज है। केंडा सुजुकी को योशी को एक रिटायर्ड ऑफिसर के पास ले जाता है। वहीं उन्हें एया का असली हिस्ट्री पता चलता है। कई साल पहले एक डॉल मेकर था कोकिची यासुमोटो। उसकी एक छोटी सी बेटी थी जो जन्म से ही बहुत बीमार रहती थी। एक दिन उसकी मौत हो गई। कोकिची इस सच को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उसने अपनी बेटी के असली बाल और उसके हड्डियों का इस्तेमाल करके एक लाइफ साइज डॉल बना दी। उसकी वाइफ उस डॉल को अपनी असली बेटी की तरह पालने लगी, लेकिन उसके मरने के बाद उस डॉल को भी उसकी कवर में दफन कर दिया गया था। कुछ दिन बाद कवर खुली मिली और डॉल गायब थी। उस दिन से एया का श्राप दुनिया में भटक रहा था। केंडा समझ जाता है एया को सिर्फ एक ही जगह रोका जा सकता है, उसकी असली माँ की कबर में। सुजुकी और योशी एया को लेकर उस सुनसान आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। समुद्र के बीच बना वो आइलैंड शाम होते ही बिल्कुल सुनसान हो जाता है। केंडा उन्हें वार्निंग देता है 2 घंटे के अंदर वापस आ जाना, वरना रात भर तुम उस आइलैंड से बाहर नहीं निकल पाओगे। दोनों पुरानी कवर ढूंढने निकलते हैं। कवर खोलते ही अंदर एक औरत का स्केलेटन मिलता है। उसके गले में पुराने कॉइन्स की माला होती है। योशी धीरे से एया को कवर के अंदर रख देती है, लेकिन उसी वक्त उसकी मरी हुई बेटी मी की फोटो भी अंदर गिर जाती है। एक माँ होने के नाते वो फोटो छोड़ नहीं पाती, कवर के अंदर उतर जाती है। यही सबसे बड़ी गलती थी। अचानक हवा तेज चलने लगती है, पवित्र क्लॉथ जल जाते हैं। एया फिर से जिंदा हो जाती है। इस बार उसका रूप पहले से भी ज्यादा डरावना था। वो योशी के बाल पकड़कर उसे कवर के अंदर खींचने लगती है। सुजुकी पूरी ताकत लगाकर योशी को खींचता है, लेकिन एया उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। तब योशी टूटी हुई फोटो के गिलास से अपने बाल काट देती है। एया का पकड़ तो टूट जाता है। सुजुकी तुरंत कवर बंद कर देता है। पहली बार लगता है शायद श्राप खत्म हो गया है, सब कुछ ठीक, यह सिर्फ धोखा। घर लौटने के बाद सब नॉर्मल लगता है। योशी, सुजुकी और मी एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। सब मुस्कुरा रहे होते हैं। इसी वक्त मी की ग्रैंडमदर और केंडा घर पहुंचते हैं। उनके पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होती है।
केंडा उस रिकॉर्डिंग की ऑडियो ध्यान से सुनता है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। रिकॉर्डिंग में एया कह रही होती है, मैं कभी अपनी माँ के पास वापस नहीं जाना चाहती। ये सुनते ही केंडा समझ जाता है कुछ बहुत बुरा हो चुका है। कैमरा अपार्टमेंट के बाहर जाता है। सुजुकी और यूशी, जिसे अपनी बेटी मी समझ रहे थे, के साथ शॉपिंग के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन असली मी अपनी ग्रैंड मदर की कार के अंदर बैठी होती है और जिसे सुजुकी और यूशी अपनी बेटी समझ रहे थे वो असल में एया थी। आइलैंड पर जब पवित्र क्रॉस जल गया था तब एया ने उन दोनों के दिमाग पर कब्जा कर लिया था। उसने उनकी यादों को बदल दिया। अब उन्हें एया ही अपनी असली बेटी नजर आ रही थी और असली में उनकी नजरों से हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। इसी शॉकिंग ट्विस्ट के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज। दोस्तों, मैंने देखा है आप वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो।